हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान से ही दीपक कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही गहरी नजर है इंडिया के ऊपर और इंडिया रिलेशन के ऊपर, और दोनों मुल्कों के मसाइल के ऊपर बड़ी खुलकर ये बात करते हैं। तो अपने शो में इनको मैं वेलकम कहता हूँ। दीपक कुमार जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जी वेलकम सर, थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दिलीप भाई, आज हम आपसे जानेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ। पूरे प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिटेल से जानेंगे आपसे, और एंड में फिर हम आपसे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी कुछ राय तलब करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की तरफ से। तो इंडिया में ये हमें बताइएगा कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। देखें, आज की तारीख में तो वो इंडिया वो पाकिस्तान वाला सिस्टम है। 10+2, ठीक है, 10 साल स्कूल में और उसके बाद आप आगे चले जाते हैं कॉलेज में। फर्स्ट ईयर इंटर जो होता है आपका 11 11वीं 12वीं, या इंडिया में जैसे हम वो कॉलेज बोलते हैं, तो उस तरीके से। लेकिन अब क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आई हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस में अभी आपको बताऊंगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हुई है छोटे लेवल पे, 2-3 स्टेट्स में, पर 2025 से इसको फुल्ली फ्लेज ऑल ओवर इंडिया हर स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग गवर्नमेंट स्कूल से होंगी और प्राइवेट स्कूल्स को फोर्स किया जाएगा, या समझ लें कि उनको बोला जाएगा कि आप इस पे आ जाए, न्यू एजुकेशन सिस्टम पे। सर, अब 10+2 को इन लोगों ने तोड़ दिया है। तोड़ा कैसे है? 5+2+2+4, अब इसके 4 टुकड़े करते हैं, 5, 2, 2, 4। अब पहले 5 की हम बात करते हैं, जिसको ये लोग फाउंडेशनल कहते हैं। जो पहले 3 साल जो होते हैं वो तो सर स्कूल में आपको पता है, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी जो होता है आपका, फाउंडेशनल में वो आ जाता है। और उसके अंदर एक ना कोई टेस्ट होंगे ना पढ़ाया, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, टॉय बेस्ड लर्निंग होगी। पजल दिए जाएंगे, कलरिंग करने के लिए होगा, आर्ट्स का होगा, डिबेटिंग होगी, ठीक है, फील्ड विजिट्स वगैरह उसके अंदर, छोटे से, ज्यादा नहीं, 1-2 फील्ड विजिट्स होंगे। वीआर से भी पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वीआर से दिखाई जाएंगी चीजें और पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। मतलब सारा वो जो होता है ना, टीचिंग का और लर्निंग का एक्सपीरियंस चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर आता है जो 5 साल में जो आखिरी के 2 साल है, क्लास 1 और 2। सर, 1 और 2 में कोई भी टेस्ट नहीं होंगे, वर्बल टेस्ट होंगे, एक्यूमेन वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनेंगी, पर कोई भी रिटन टेस्ट वगैरह ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा, वर्बल टेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि पास नहीं किया तो आगे नहीं जाओगे, आगे आप जरूर जाओगे, लेकिन वो आपकी एक रिपोर्ट बनती है, एनाउंस करके वो पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। और सही। और उसमें क्या है कि क्लास 1 और 2 में साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये क्लास 1 से शुरू कर दी जाएगी, 1 से। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेज पे, जो कि है स्टेज 2, जिसको 2 साल का है, 3 से जो 5 तक है, दिलीप भाई, इसके प्रेपरेटरी। साथ साथ बच्चों की एज एज को भी साथ में बताते जाइएगा कि कितने साल के बच्चे जो है वो सर, एडमिशन अभी लेके एज का प्री नर्सरी में, नर्सरी में जी। 3 साल से एडमिशन शुरू होगा, 2.5 से 3 साल से एडमिशन शुरू है। बाकी तो वैसे हर स्टेज का एज तो फिर मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर एडमिशन वही है, कम से कम 2.5, वैसे ऑन एवरेज 3, और ज्यादा से हम्म, ज्यादा 4। सही। मतलब ये कि 4 से ऊपर वाले भी भर्ती हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो होता है वही सेम रहेगी, एडमिशन की एज सेम रहेगी। ठीक है। अब हम अगर जो आपका 3, जो नेक्स्ट स्टेज है आपका 2 साल का, 3, 3, 4, 5, प्रेपरेटरी स्टेज। सर, इस प्रेपरेटरी स्टेज पे टीचिंग स्टाइल को चेंज कर दिया जाएगा। इसमें पोयम से पढ़ाया जाएगा, एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक मतलब वो आजकल के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कंप्यूटर रोबोट की तरह, बोले जाओ और बोर्ड पे लिखते जाओ, भाई ये हो गई पढ़ाई, नहीं। इंगेज किया जाएगा, कहानियों के, एक कहानियां के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पोयम बेस्ड। इसका एक एग्जाम्पल भी उन लोगों ने दिया हुआ है, जो उनकी पॉलिसी की जो पूरी पीडीएफ फाइल है। इंटरएक्टिव लर्निंग होगी, और 3 लैंग्वेजेस भी चूज करनी पड़ेंगी बच्चों को।
एक होगी जो उनकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी, दूसरी हिंदी होगी और तीसरी इनकी इंग्लिश होगी। तो 3 लैंग्वेजेस इनको अब इधर चूज़ करनी पड़ेंगी। जी। हिंदी और इंग्लिश तो ज़ाहिर-सी बात है वो कंपल्सरी हम्म, है, स्टेट की जो होगी, जिस भी स्टेट का होगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज। महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है तो जी। गुजराती, अ, ओडिशा में है तो ओडिया, तो इस तरीके से। तमिल में तो तमिलनाडु में तो तमिल, केरला में तो मलयालम, इस तरीके से। आंध्रा वगैरह में तो तेलुगु, इस तरीके से पढ़ाई जाएंगी। दूसरा मैं एक एग्जांपल इसमें इंटरैक्टिव लर्निंग का देता हूँ। मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे? मैथ्स सर इसके अंदर ये ऐसे पढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल एक पेपर है, ठीक है? उस पेपर के बोलेंगे आप चारों साइड्स को आप काट दो, ठीक है, 90 डिग्री पे, और चारों कोनों को काटने के बाद उनको बोलेंगे चारों कोने मिला दो, ये देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री हो गया, ये चारों पीसेस अगर आप जोड़ोगे तो सर्कल बन जाएगा। आपको इंटरैक्टिव लर्निंग से पढ़ाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक मैंने एग्जांपल दी है जो उनके प्रोस्पेक्टस में भी है अवेलेबल, ठीक है? सही। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट मजीद डेवलप हो इसके अंदर। और अब आएगा 6 to 8 जो अगला स्टेज है इनका, ठीक है, जिसको हम मिडिल कहेंगे। इधर इनकी कोडिंग भी आ जाएगी और वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। वो जो ऊपर के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिस्ट्री, एक इनकी लोकल लैंग्वेज होगी। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, फिजिक्स हो गया, सोशल साइंसेस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गए। और इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी है। इंटर्नशिप किस तरीके से? हम्म, रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल वोकेशनल कोर्सेज में उसने कोडिंग चूज की है तो वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनी में जाएगा, या फॉर एग्जांपल उसने वोकेशनल कोर्सेज में हॉस्पिटैलिटी चूज की है, वो किसी होटल में जाके काम करेगा। हम्म। और वो स्कूल वालों की निगरानी में, स्कूल वाले ही सब उसको अरेंज करके देंगे, इंटर्नशिप वगैरह हर चीज। ये 8 लेकिन क्लास ये के स्टूडेंट की बात कंपल्सरी कर रहे हैं आप? 6 से 8, 8 क्लास 6 के 7 स्टूडेंट? 8, जी 6 7 8। अच्छा। तो वाडे का काम है तो वाडे वाडे वाले के साथ बैठ के कारपेंटर सीख रहा है। ऐसी अगर आर्टिस्ट है, पेंटिंग का वोकेशनल कोर्स है तो कोई एक प्रोफेशनल जो पेंटर होगा उसके साथ काम किया जाएगा। आर्ट लाइब्रेरीज में उनको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस तरीके से पूरा, मतलब अगर कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन के साथ करना पड़ेगा। कंपलसरी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट ये इनका होगा। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। आखिरी जो होता है 9 10 11 12 सेकेंडरी, 4 साल। अभी क्या होता है, आप 9वीं के पेपर होते हैं, 10th का इंपॉर्टेंट होता है, फिर 11वीं के होते हैं, 12वीं का इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडिया में क्या किया है, ये 4 साल यूनिवर्सिटी की तरह कर दिए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने सेमेस्टर कर दिए। सेमेस्टर वाइज अब ये चलेगा जैसे यूनिवर्सिटी में होता है। जी। 6 महीने आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें आप पास हो गए तो आप अगले सेमेस्टर में जाओगे। वो बर्डन कम कर दिया 12 12 महीने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सारे सब्जेक्ट्स आपने दिए, उसके अंदर आप वोकेशनल कोर्सेज में आप उम्दा हो, 100% आ गए, पर आपने एक कंपलसरी सब्जेक्ट 2 3 मार्क से फेल कर दिया, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको वो लोग मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो आपका नेचुरल टैलेंट जिस चीज जिस सब्जेक्ट में होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज भी लेनी पड़ेगी इन 4 सालों में। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है ये लेके उसके ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। और कोडिंग है आपकी, मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, नर्सिंग है वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है। और देखें, जो इंटरैक्टिव लर्निंग है ना, वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक रहेगी। बस ये फर्क इतना है कि उसका थोड़ा तरीका बदल जाएगा क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, तो बड़े बच्चों को जी। इंटरैक्टिवली सिखाने के लिए उसका तरीका बदल जाता है। फिर नया एजुकेशन कैरिकुलम है, नई किताबें होंगी जो आज के जमाने के हिसाब से तैयार की गई हैं। कैसे कि आज के जमाने के हिसाब से तैयार की गई हैं जिससे बच्चे फ्यूचर के जमाने के हिसाब से लिख लें। हमें आज के बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि वो पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा था जो आज के हिसाब से भी पुराना है, आज भी वो लागू नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज वो पढ़ाया जाएगा जो फ्यूचर के लिए इंडिया की जो अवाम है उसको तैयार करेगा। वो सही। आज को नहीं देख रहे, वो फ्यूचर को हमेशा देख रहे हैं।
तो सर ये मतलब बेसिक सी जो मैंने आपको ओवरऑल एक चीज बताई है। इसके अलावा इसके अंदर फील्ड ट्रिप्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन नेचर के ऊपर पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी में, तो नेचर में गार्डन में ले जाएंगे। टोपोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो पहाड़ों पे ले जाएंगे। मतलब इस तरीके से फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे। कोई अगर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी अकाउंटिंग के बारे में पढ़े तो अकाउंटिंग फर्म में सीए के पास ले जाएंगे। इंडिया में बहुत सीए, बहुत अकाउंटिंग फर्म्स है हर गली कुचे में, तो वो उधर ले जाएंगे। ठीक है, ब्यूटिशियन है तो मेकअप पार्लर में लेके जाएंगे, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश का है तो उधर थिएटर भी करवाया जाएगा स्कूल में, कि आओ थिएटर करते हैं इंग्लिश में। मतलब इंटरएक्टिव लर्निंग, पढ़ाई को मजा बनाया जाएगा। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं रहेगी, वो मजा बन जाएगी। इंसान के अंदर सीखने की चाह पैदा करना। नहीं तो बच्चे क्या है, उनसे उनको ज्यादातर बच्चे मैंने जो देखे हैं वो पढ़ाई से बोलते हैं बस हमें अच्छे मार्क्स लाने की, घर वाले डांटेंगे, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सोच सारी गलत है। पढ़ाई किसी भी बच्चे को सीखनी चाहिए तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि यार हमें उम्दा बनना है, हमें सीखना है। ठीक है, वो किसी भी बच्चे में मुझे ऑलमोस्ट किसी में नहीं नजर आती। हर बच्चे में होता है यार माँ बाप डांटेंगे, अच्छे मार्क नहीं आए तो अगले साल मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में अच्छे मार्क नहीं आए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो चीजें निकाल के जो रियल एक रीजनिंग है इंसान की, वो पैदा करनी है। दूसरा, डिबेट करवाए जाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल डिबेट का मैं जैसे एक तरीका बताता हूँ, जो उनके प्रोस्पेक्टिव में लिखा हुआ है कि जैसे आखिरी के जो 4 साल है, टीचर ने एक दिन लेक्चर दिया, अगले दिन वो बच्चे को आके बोले कि अब आप आओ, अब आप क्लास को पढ़ाओ, टीचर बच्चों के साथ बैठ जाए। फिर उस टीचर के साथ जो बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके अंदर पूछने वाले भी सीखेंगे और वो पढ़ाने वाला वो भी सीखेगा, डिबेट होगी। ऐसे ग्रुप डिबेट्स भी होंगे कि 4-4 बंदों का ग्रुप बनकर डिबेट करो, टॉपिक दे दिया बच्चों को सिखाने के लिए, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट हो कि आज चलो आज स्कूल में जाके क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या सीखेंगे। लेकिन अभी वो नहीं होता, अभी बच्चे कंटाल जाते हैं, वो उनकी मजबूरी में जाते हैं। छोटे बच्चे तो रोते कितना है, लेकिन अब नए सिस्टम में छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको उधर वीआर मिल रहा है, पेंटिंग करने को, ड्राइंग करने को। घर में भी तो वही करते हैं छोटे बच्चे, और क्या करते हैं, घर में भी यही करते हैं, तो उधर स्कूल जाके भी वही करेंगे, तो उनको माहौल मिलेगा, बच्चा रोना कम करेगा। तो सर जितना खुशी से बच्चा स्कूल जाएगा उतना उसकी सेहत के लिए भी अच्छा। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज मैं बताना भूल गया। हर साल की एंड में जो बच्चे की एक रिपोर्ट बनाएगी स्कूल, हर एक अलग बच्चे की अलग अलग, उस रिपोर्ट में ये भी डाला जाएगा कि साल में इसने क्या सीखा, ये किस चीज में सबसे बेहतर है, और इसकी हेल्थ क्या है, ये इसकी फिटनेस लेवल क्या है, इसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है। ये सारी चीजें भी रिपोर्ट में लिखी जाएंगी साल के आखिर में। और ये सारी रिपोर्ट नेशनल डेटाबेस में जमा होंगी और ऊपर सेंट्रल के लेवल तक जाएंगी, मिनिस्ट्री एजुकेशन के तक, कि ये सिस्टम हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्या किसी चीज में हमें चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। या कोई होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिसको हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे हैं, या इंग्लिश में प्रोडिजी कहते हैं। जी। कैसे पता चलेगा प्रोडिजी है? ऐसी रिपोर्टों से तो पता चलेगा ना। एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 10 अपनी उम्र से 10 साल पहले ही वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, तो वो कैसे पता है? ऐसी रिपोर्टों से पता चलता है। तो ऐसी रिपोर्टों से गवर्नमेंट उनको और ज्यादा वो फैसिलिटेट करती है और सब कुछ करती है। तो इस तरह सर वो सारी चीजें, और फिर स्कूलों को भी डिजिटाइज किया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा, साफ सुथरा बनाया जाएगा, पेंटिंग्स और ये तो वो, बाहर से भी अंदर से भी। आपने कभी देखा पाकिस्तान में या इंडिया में भी, आप देख लें दोनों जगहों पे, प्राइमरी स्कूल जो छोटे बच्चों के होते हैं प्री नर्सरी से सेकंड या थर्ड ग्रेड तक, अंदर से बड़े खूबसूरत होंगे, बाहर से घटिया खंडर जैसे होते हैं या घर जैसे होंगे। ठीक है, ऐसे ही। उन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्कूल को बाहर से भी खूबसूरत बना। बच्चा तो गाड़ी से उतर के पहले या बस से उतर के तो पहले तो बाहर देखेगा ना। ऐसे ही। तो ये चीज आपने भी उन्होंने बिल्कुल डाली है। सारी चीजें आपकी, मैं बात को यहाँ पर बताऊं कि हमारे साथ ही बिल्कुल ना, ये हमारी गली जहाँ पर खत्म होती है साथ ही यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो पिछले साल का वाकया है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने की वजह भाई क्या थी कि उसके मार्क्स कम आए, बलूचिस्तान से बिलोंग करता था वो लड़का, और उसका वालिद जो ब्यूरोक्रेट था, उसका प्रेशर था, वालिद का इतना प्रेशर था
कि तुमने कम नंबर नहीं लेने, अगर तुमने कम नंबर लिए मुझे पता चल गया तो वापस घर नहीं आना। तो जब उसे पता चला कि मेरे नंबर मार्क्स कम आए हैं, तो वो उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात आपको सुनने में मिलेंगे। और दूसरी जो बात आपने की कि बच्चा जो है वो स्कूल से डरता है, तो वो डरने वाला बच्चा आपके सामने बैठा है। मैं भी बचपन में बहुत डरा करता था। मुझे जो है उठा के लेके जाते थे स्कूल में, स्कूल जाने से मैं इतना डरता था। तो ये मिसालें तो पाकिस्तान में आम है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। तो फ्रेंडली माहौल नहीं है पाकिस्तान में। बच्चा जो है वो टीचर से डरता रहता है, बच्चा खुल के बात नहीं करता। बच्चे के दिल के अंदर क्या बातें हैं, बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे को क्या क्या अच्छा लगता है, बच्चे को क्या अच्छा नहीं लगता, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बच्चा किस सब्जेक्ट में उसे मजा नहीं आता पढ़ने में, ये सारी चीजें वो अपने टीचर से, इवन के अपने घर वालों से डिस्कस नहीं कर सकता। यहाँ पर इस तरह का पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सर सिस्टम ऐसे है। यहाँ पर तो ये घर वाले भी बोलते हैं कि भाई अब तुमने पढ़ना यही पढ़ना, बस ये जो तुम्हें बोल दिया ना तुमने यही करना है। सर इसमें 3 चीजें हैं। देखिए पहली चीज जो आपने मैं बताना भूल गया, जो आखिरी के 4 साल हैं इसके अंदर, अब जैसे आजकल ये क्या होता है कि आप पहले मेडिकल का ग्रुप उठा लिए तो फिर 4 साल मेडिकल पढ़ना है, इंजीनियरिंग उठा लिया तो इंजीनियरिंग पढ़ना है। अब इन्होंने एक और चेंज की है कि भाई एक बंदा फिजिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ये भी उठा सकता है। तीनों फील्ड से एक एक उठा ली। ठीक है, अजीबो गरीब कर दिया। अब आइए, अब हमें अजीबो गरीब लग रहा है क्योंकि हम पढ़े उस सिस्टम से निकल के पढ़ के आए हैं ना। हमें वो कितना अजीब लगता है, एक बंदा फिजिक्स, बिजनेस, कंप्यूटर पढ़ रहा है, एक इंजीनियरिंग का, एक बिजनेस का, एक साइंस का, कैसे पढ़ रहा है ये? हमें अजीब लगेगा। पर अब इन लोगों ने जी ये सिस्टम भी कर दिया है कि भाई ऐसे भी कर सकते हो, और जिस आप, और इसके बेसिस पे ये फिर फ्यूचर में यूनिवर्सिटियों में एडमिशन भी मिलेंगी इनको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड तो ये एक्सेप्ट करते ही हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज भी अब करेंगी, ये रूल चेंज किए हैं। दूसरी चीज जो आपने कही, देखें पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, बंगलों में स्कूल बना दिए हैं, और बंगले वाले को छोड़ो, अगर आप बड़े स्कूल में भी चले जाओ तो 12वीं पास टीचर है, इंटर करके टीचर लग जाते हैं स्कूल के। अब इंडिया जी में काफी लोगों का ये सवाल भी होगा कि भाई क्या हमारे आज के टीचर्स इक्विप्ड हैं? तो उनको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं करंटली। चाहे नए टीचर हों चाहे पुराने हों, चाहे उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है ऐसे नए एजुकेशन सिस्टम पे, कि इस एजुकेशन सिस्टम में उनको कैसे पढ़ाना है, तो टीचर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इंडिया में 12वीं पास टीचर नहीं लगते, अच्छा। पाकिस्तान में लगते हैं। और तीसरी चीज, टीचर को अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान में, पता नहीं क्या मसला है। टीचर से सवाल पूछो, टीचर को लगता है हम तो बादशाह सलामत से सवाल पूछ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछा। तो टीचर्स का इधर एक अलग रवैया है सवालों को लेके, जो मेरी समझ से आज तक बाहर है। कि भाई तो एक नॉर्मल जो तूने पढ़ाया उसी से रिलेटेड सवाल पूछा, ये थोड़ी ना पूछा है कि भाई तेरे घर में क्या हाथ चल रहा है या तेरी शादी कब होगी। तो अजीब गरीब, मतलब वो उनके अलग ही होता है, उल्टा डांट देंगे बच्चे को वो ऐसे, और इतना गंदा डांटेंगे। अब देखिए ना, छोटा बच्चा होता है ना, उसके दिल में बात रह जाती है, यार पूरी क्लास में 30 जनों के सामने डांट दिया। फिर सारे बच्चे भी देखते हैं, उन 30 में से कोई 10 बच्चे ऐसे कोई होते हैं ना, क्या बोलूं अभी मैं, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो देख के हंसते हैं। फिर तो वो बच्चा है ना, वो उसके अंदर आ जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, वो ऊपर डर के मारे अगले दिन भी नहीं सवाल पूछेगा, किसी और टीचर से भी नहीं पूछेगा। एक होता है ना कि एक टीचर एक जी टीचर डांटता है पर दूसरा नहीं डांटता, लेकिन वो बच्चा उस टीचर से भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसके अंदर वो आ गया, इंफ्योरिटी आ गई। तो ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की, ये 3 चीज है। जी सर। अच्छा, आपसे आगे मैं सवाल पूछूंगा, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके चंद बड़े जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हैं, और उसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट्स है वो क्या काम कर रही देखिए सर, जो सबसे बड़े मसाइल है वो तो यही थे, वो अब मैंने आपको बता दिया। इंटरएक्टिव लर्निंग सिस्टम नहीं था, दूसरा आज के जमाने से क्या फ्यूचर के हिसाब से इक्विप्ड नहीं था, है? तीसरा काफी चीजें हिस्ट्री की उन लोगों ने मिटा दी थी। इंडिया में ये है कि हिस्ट्री गलत नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री मिटा दी है। पाकिस्तान में तो हिस्ट्री गलत पढ़ाते हैं ना, फर्क है, गलत पढ़ाने में और जी मिटाने में फर्क है। तो
वो हिस्ट्री की चीजें भी डाली हैं इंडिया ने। टीचर्स को उसके हिसाब से इक्विप भी कर रहे हैं। स्कूल्स जो पुराने थे उनको भी सारा रेनोवेशन में स्कूलों को भी डाल दिया है, और स्कूलों को डिजिटाइज करने के लिए पार्टनरशिप भी की है। कुछ स्टेट्स ने गूगल के साथ की है, कुछ स्टेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के स्कूल रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड अलग से सॉफ्टवेयर भी आते हैं और इनके डिवाइसेस भी आते हैं, तो वो सारी चीजें उनके साथ भी कनेक्ट किया है। हर स्कूल को हैवी ब्रॉडबैंड से भी कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का तो आपको पता ही है, बच्चों के न्यूट्रिशन पे स्कूल के अंदर भी ध्यान दिया जाता है। अब तो रिपोर्ट भी बनेगी बच्चे के न्यूट्रिशन और बॉडी पे, हेल्थ के ऊपर। इसके सही। अलावा बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल में एंगेज जैसे कैसे रखा जाए। तो अभी जो एक चीज मैं बताना भूल गया, अच्छा, एक खाना भी स्कूलों में, दे रहे दिन को, जो खाना दे रहे हाँ हैं वो दिन वो को। मैं, हाँ वो ही मैं आपको था, मिड डे मील जो देते हैं, तो वो चीज है। एक चीज जो मैं बताना भूल गया, अब क्या स्कूलों में थोड़ा सा है ना, वो बढ़ाएंगे, लाइब्रेरी को अच्छा खूबसूरत बनाएंगे, और जिम विम भी खोलेंगे। जिस स्कूल में जो खोल सकते हैं वो खोलेंगे, ताकि बच्चों का मन लगा रहे स्कूल के अंदर। तो ये चीजें भी होने वाली हैं। ये सारे मसाइल थे, और कुछ अगर स्कूल के मसाइलों की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मसाइल था, और धुआं वगैरह का था। तो अब देखें, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल के लिए इंडिया ने ये किया है कि मजीद स्कूल खोले हैं ऐसी जगहों पे जहां पर एक स्कूल है लेकिन 4 गांव आ रहे हैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए, 4 गांव से बच्चे आ रहे हैं। तो अब उधर ये कर दिया कि भाई उधर अब 2 स्कूल कर दिए हैं। एक स्कूल 2 गांव के बिल्कुल करीब है, एक स्कूल 2 गांव के बिल्कुल करीब है, और उस स्कूल की बस लेके आती है बच्चों को पेरेंट्स छोड़ के जाएं, या वो पैदल लाएं, साइकिल पे आए, वो हिसाब किताब नहीं है। उस स्कूल की बस होगी। इसके अंदर भी अब एक और चीज की है, सारे जितने पब्लिक स्कूल्स होंगे उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके आ रहे हैं, स्कूल की छतों पे सोलर लगा रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटीज में बसें इस्तेमाल होंगी, स्कूलों में सॉरी, जो बसें इस्तेमाल होंगी, या इलेक्ट्रिक होंगी या वो हाइड्रोजन पे होंगी। तो दिव्य भाई, जो गरीब बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, किताबें, जूते वगैरह, और कोई वजीफा भी मिलता है उनको, स्कॉलरशिप वगैरह, कुछ इस तरह का सिस्टम भी है वहाँ सर देखिए, अगर पब्लिक स्कूलों की बात करें ना, स्कॉलरशिप का तो मुझे नहीं पता, सीरियस में मुझे पता नहीं है उसके बारे में, अभी आपको बता नहीं सकता। बात रही कि कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, वो हर स्टेट टू स्टेट अलग है। और ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में मिलते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लड़कियों को तो हर चीज फ्री में मिलती है, ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में। और शहरों में आपको लड़कों से फिर भी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन गांव देहात में जाएंगे तो उधर लड़कों से तो बिल्कुल पैसे नहीं लिए जाते। पे। अच्छा, एक खबर मैंने सुनी थी मैं कि वो लड़कियों को सामान की स्कूटी बात, स्कूटी भी दी जाती है। नहीं नहीं, स्कूल के टाइम पे नहीं, वो मेरे ख्याल से कॉलेज वॉलेज के टाइम पे दी जाती, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पे, स्कूल में नहीं दी जाती। अच्छा। स्कूटी का नहीं। उधर इंडिया में है 16 साल की उम्र से, मेरे ख्याल से, हाँ 16 से बड़े चला सकता है। तो वो फिर कॉलेज का और यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाता है। सही। अच्छा दिवेक भाई, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो नीट एग्जाम है या JEE और इस तरह के दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए सर, ये एंट्री टेस्ट है अलग अलग जगहों पे। जैसे अगर इंडिया में और भी ऐसे एग्जाम्स है, नीट है, है, जी लेट है, एक गेट एग्जाम है, जी एडवांस है, और इसके अलावा यूजीई है। ठीक है, ऐसे बहुत से इंडिया में एग्जाम है, ये अलग अलग है। जैसे क्लैट है, वो सर लॉ का है, जिसको लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। जी जो है इंजीनियरिंग का है, नीट मेडिकल का है, जो गेट है वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का है। तो सर ये अलग अलग फील्ड्स के टेस्ट हैं। जैसे फॉरेन में होते हैं ना, एसएटी होता है फॉरेन का, ठीक है। और दूसरा आपका मास्टर्स के टाइम पे वो होता है, मास्टर्स के टाइम पे जीआरई और जीमेट होता है। इंजीनियरिंग के लिए आप जीआरई देते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए। बिजनेस वगैरह के लिए और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वगैरह के लिए आप जीमेट देते हैं। फॉरेन के अगर पेपर बता रहा हूँ। और अगर आपको बैचलर्स में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो फिर आप एसएटी देते हैं। आप एसएटी के अंदर अलग अलग एग्जाम्स आते हैं। इंजीनियरिंग अगर बिजनेस है तो इंग्लिश मैथ्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दे रहे हो तो उसके अंदर इंग्लिश मैथ्स और मेरे ख्याल से शायद फिजिक्स होता है या शायद कुछ और होता है।
और अगर आप मेडिकल के लिए दे रहे हो तो एसएटी में फिर इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी और शायद कुछ और एक और केमिस्ट्री होता है, पता नहीं क्या होता है। तो ये होता है। मैंने खुद एसएटी दिया हुआ है, मैंने बिजनेस के लिए, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश मैथ्स वाला दिया था। और हमने जीमेट भी दिया, मैंने एमबीए के लिए जीमेट दिया था। तो इंडिया ने अपने बनाए हुए, इंडिया फॉरेन के नहीं लेता, इंडिया ने अपने पेपर बनाए हुए हैं और इंडिया की इन पेपरों की दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी है। इंडिया का गेट पेपर, जी, और मेरे ख्याल से नहीं, जी, गेट, यूपीएससी, ये 3 पेपर सर दुनिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। इतने मुश्किल होते हैं और इतना छान के पूरा रिफाइन कर देते हैं बच्चों को। तो ये उनके एंट्री टेस्ट है, सिंपल। आप ये पेपर दें, पास हो गए तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना तो कट जो ऑफ बच्चे होता है। आईआईटी बोलता है भाई तो जो 90 बच्चे से रह ऊपर जाते आएंगे। हैं, जी। जो बच्चे इनमें से फेल हो जाएं, वो फिर क्या करेंगे? सर वो फिर आप उनको दोबारा, फेल तो देखें, फेल का मतलब है आपको दोबारा देना, सीधी सी बात। हाँ, लेकिन ये होता है कि मैं मार्क्स का बता रहा हूँ, जैसे आईआईटी बोलेगा कि 100 में से 90 से ऊपर आए तो मैं तुम्हें लूंगा। आईआईटी से नीचे वाली यूनिवर्सिटियों ने बोला कि भाई तुम्हारे 80 से ऊपर आए तो फिर तुम्हें लेंगे। फिर उससे भी नीचे यूनिवर्सिटियों ने कहा यानी कि यार ग्रेडिंग, 70। वो ग्रेडिंग हो जाती है, उसकी ग्रेडिंग हो जाती है। बिल्कुल 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 सर, इस तरीके से होता है। हम्म, हम्म। अच्छा, ये तो चले समझ आ गई। अब ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसकी भी बड़ी अहमियत है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये इसका क्या काम है, और ये कैसे इंडियन जो एजुकेशन है उसको ये फाल बनाने में इसका जो किरदार है उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। सर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ये बेसिकली इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको, उनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनकी गवर्निंग बॉडी है। या यूनिवर्सिटीज को जो होती है ना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, यूनिवर्सिटीज के ऊपर निगरानी, सुपरविजन रखना, वो सब ये करते हैं। यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड लॉज वगैरह जो होते हैं, या जो यूनिवर्सिटीज के ऊपर चेक रखना होता है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है, वो ये करती है बॉडी। इसके मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। एंट्री टेस्ट जो होते हैं वो इनके थ्रू होके फिर पास होते हैं। तो एंट्री टेस्ट इनके अंदर अंडर ही चलते हैं ये सारे। अब देखें ना, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये आखिरी के 4 साल में ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स अलग अलग फील्ड के ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ही काम है ना कि वो यूनिवर्सिटियों से बात करे कि भाई अगर हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आप एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो वो सारा काम इनके बीच में ये होता है। यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाना, एफिलिएशंस दिलवाना, एफिलिएशंस होती हैं, रिकग्निशन मैंने गलत नाम नहीं इस्तेमाल कर लिया, एफिलिएशंस जो होती हैं उसमें भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ जाता है। यूनिवर्सिटीज के अगर ओवरसीज कैंपसेस खोलने हैं तो उसके लिए जो होता है वो भी सारा इसकी निगरानी में होगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। एक होता है ना, जैसे पाकिस्तान में एचएससी है, तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, एंट्री टेस्ट क्या होगा, वो सारा एचएससी डिसाइड करता है। जी। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या होगा वो सब एचएससी डिसाइड करेगा। तो इंडिया में ये है। तो और दूसरा, ये पीएचडी के ऊपर जो पोस्ट डॉक्टरल थीसिस वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये लोग स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो इसका करीब 4,200 करोड़ सालाना बजट है और करीब 800 करोड़ की, लास्ट ईयर इन्होंने 800 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है पीएचडी स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को। तो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर एजुकेशन को शेप करते हैं। दे डिसाइड के यूनिवर्सिटीज इंडिया की कैसी चलेंगी, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा चलेगा, क्योंकि वो एक फाइनल स्टेप होता है ना। हायर एजुकेशन से निकलने के बाद आप नौकरी में जाते हो, तो वहां से ही आप, वो आपकी फाइनल खेप है। तो डिसाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में साथ में उनका कोई ना कोई हॉस्पिटल या कुछ होना चाहिए जहां जी। पर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें जो कि पाकिस्तान में नहीं जी। होता। हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी उधर वो फील्ड्स या डिपार्टमेंट पढ़ा रहे हैं उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेबोरेटरीज और वर्कशॉप्स होनी चाहिए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सर एक किस्म की नहीं होती, बहुत किस्म की होती है। जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर में 36 तो लेबोरेटरी है अलग अलग किस्म की, और 4 वर्कशॉप है, वर्कशॉप भी अलग अलग किस्म के, क्योंकि वो अलग अलग फील्ड के, कोई मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई आईटी का है, कोई किसका है, कोई किसका है, इस तरीके से। तो ये सारा भी यही डिसाइड करेंगे और निगरानी भी रखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दूं, लास्ट ईयर
34 मेडिकल कॉलेजेस जो नकली चल रहे थे बगैर लाइसेंस के, उनको बंद करवाने में वो इनका काम था, इनके ऊपर था। किसी यूनिवर्सिटी में कोई मसले हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर डिले हो जाते हैं, या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां पर कोई बदमाशी करती है बच्चों के साथ, या फीसें हद से ज्यादा, एक साल में हद से ज्यादा बढ़ा देती है जो पाकिस्तान में होता है, तो वो सारी निगरानी भी वो ये रखेगी बॉडी। यूनिवर्सिटी के सर A to Z निगरानी ये बॉडी रखती है। सही। अच्छा देविक भाई, मैं आपसे जानूंगा कि अगर हम यूरोपियन ममालिक की बात करें तो वहां पर लिटरेसी रेट जो है बहुत हाई है। आपने इतने सारी वर्किंग बता दी, इंडिया में बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो यूरोप के मुकाबले में कम है। उसकी क्या वजह है कि ये कब बेहतर होगा? यानी कि अभी भी मेरे ख्याल 80-85 के करीब है लिटरेसी रेट इंडिया का। ये कब अचीवमेंट होगी कि इंडिया भी बोलेगा कि हमारा एक भी जो शहरी है वो इलिटरेट नहीं है? सर ये दुनिया में कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको बात बता दूं, 99%, 99 तक कोई भी मुल्क 99 तक पहुंचता है, वो 1% आखिरी का हमेशा रह जाएगा। और यूरोप का भी सर कोई मेरे ख्याल से 91 के 92% है। और 81 जो इंडिया का है वो आखिरी सेंसस का है। अभी इंडिया में सेंसस होने वाले हैं 2026 25 में होंगे, मेरे ख्याल से 25 में सेंसस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25 में सेंसस है, और आप देखिएगा आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। और फर्क देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का फर्क ये है कि पाकिस्तान में जो अपना नाम लिख सकता है ना, अगर मेरा नाम मुजफ्फर है, मैं अपना नाम अगर लिख सकता हूँ मुजफ्फर, तो मुझे पाकिस्तान में काउंट होगा कि ये पढ़ा लिखा है, इसको आगे बिल्कुल कुछ आता है नहीं आता है, ये कुछ पढ़ना जानता है नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के अंदर तो मेरे ख्याल में इसके लिए उन्होंने कोई रखा है कि ये अगर मैट्रिक पास होगा तो तभी मेरे ख्याल उसको लिटरेट गिना जाएगा, शायद। नहीं उसके अंदर सही है। वो होता है, वो ओवरऑल मेरे को मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी अंधी पाकिस्तान वाली अंधी नहीं चलती इंडिया में, उनके भी कुछ है, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जैक्टली मैं आपको पर निकाल के आपको हम्म, भेजूंगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इतनी अंधी नहीं चलती है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं है। जी। हाँ लेकिन एक चीज इसमें एक और हम्म, बता दूं, जैसे आपने कहा ना कि हायर एजुकेशन जी। की अगर बात करें कि इंडिया में हायर एजुकेशन कब 90% लोग लिटरेट तो है, पर 90% हायर एजुकेशन कब लेंगे? ठीक है, 90% में कुल हम्म, सबके सब हायर एजुकेशन तो नहीं ले रहे ना। उसकी एक जो देखिए, हम्म, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, लोगों वो प्रमोट किया जाएगा, लोगों को अहमियत बताई जा रही है और सब हो रहा है, वो तो वो उस पे काम हो रहा है। दूसरी जो चीज है जिसमें टाइम लगेगा हम्म, और लग रहा है, वो ये कि इंडिया में सर पिछले 75 साल में आबादी तो इतनी बड़ी कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन उतने एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट ही नहीं बनाए हायर एजुकेशन के। तो बच्चे क्या मतलब छत पे नहीं, या पोल पोल पे लटक के थोड़ी ना पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी तो बहुत बनी है इंडिया के। मेरे ख्याल में कई ऐसे शहर हैं कि वहां पर इतनी यूनिवर्सिटी है कि जो पूरे पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है। पर नहीं देखें, आपको ये यही एक मसला है। इंडिया की आबादी आप पहले देखें और फिर उनकी यूनिवर्सिटियां देखें। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी चीज, यूनिवर्सिटियों को छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में छोटी जगहों पे भी लेके जाना पड़ेगा। अब आप सुनते हैं ना कि एक शहर में बहुत यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद, बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर पता नहीं 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बेंगलोर के अलावा कितने जगहों पे कर्नाटका में, कर्नाटका जो का जो ऊपर का जो बॉर्डर है जो महाराष्ट्र से मिलता है, उधर कितनी यूनिवर्सिटी है, या नीचे जो केरल वगैरह ये साइड का है, उधर कितनी यूनिवर्सिटी है। ये बड़ा मैटर करता है। एक तो फैलाना, उस पर भी बहुत काम चल रहा है। अब यूपी की बात ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जो हम बात कर रहे थे यूपी में, ठीक है सर, जब से योगी जी आए हैं 65 प्लस मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं मजीद नए, और 1,38,000 गवर्नमेंट स्कूलों को मॉडिफाई किया गया है, रेनोवेट किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। ये एक मैं यूपी का नंबर दे रहा हूं आपको, वो भी लास्ट 6 साल का। जी। 9 साल का अगर आप मुल्क का उठाएंगे तो आईआईटी का सभी को पता है ना कि आईआईटी ज्यादा खुली, 7 एम थे आज 23 हैं, इतनी आईआईटियां थी तो आज इतनी है। आप गवर्नमेंट के बाकी इंस्टीट्यूशंस के भी देख लो, एनएफडी, एनआईटी, आईटीआई, आईआईटी,
IIM, इन सब की भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस खुली हैं, लेकिन अभी और खोलने की मजीद जरूरत है, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। इतनी सीटें नहीं है जितने बच्चे इसको, कॉलेज से इतने बच्चे निकल रहे हैं जितनी सीटें नहीं है, उसके आधी भी सीटें नहीं है सर, बहुत कम लोग हैं, तो बाहर भी पढ़ने जाते हैं। तो अभी वही है ना कि खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। अभी बहुत कंदक, अभी योगी जी का मेरे ख्याल से 15 अगस्त को है कि 16 अगस्त को 13 नए मेडिकल कॉलेज फिर से खोल रहे हैं ये, और मजीद खोल रहे हैं। और ये मेडिकल की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कितने खोलने ये मुझे नहीं पता योगी जी ने। और आपने दो टेक्निकल बातें कॉलेजेस की। 150 ITI भी खोली है, ये भी मैं बता दूं, 150 ITI। आपने दिवेक भाई दो बातें की कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ किसी इंडियन से, तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो दो बच्चों की पॉलिसी है, मेरे दो बच्चे हैं। ज्यादातर अब लोग इसी तरफ उनकी तवज्जो है, इसी तरफ ध्यान है। वो कहते हैं बच्चे दो ही हैं, दो से ज्यादा बच्चे वो पैदा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर उनसे बात हो, वो कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो दिलवाएंगे। अगर स्टूडेंट से बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि जी हमने पढ़ना है, हमने एजुकेशन अच्छी हासिल करनी है और मुल्क को सर्व करना है। तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें नहीं। यहाँ पर तो जब बात करते हैं, आबादी की बात करते हैं, तो किसी के भी अगर पूछेंगे तो बच्चे उनके 4 5 6 बच्चे होते हैं। हम्म। और अगर उनकी बच्चों की तालीम की बात की जाए तो वो तालीम भी उनकी, वो बस कहते हैं कि जी हाँ देखते हैं, बच्चों को दाखिल करवाया हुआ है, पढ़ते हैं, करते हैं, यानी कि वो कोई कंफ्यूज से होते हैं। तो कैसे फिर पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम और ये सारे मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको उसके नंबर 1, इंडिया की आबादी सर इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना लगता है। मैंने कहा कि जिस तेजी से आबादी बढ़ी उस तेजी से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुले, तो इसमें हम्म, फर्क है। 75 साल में इतना तो बढ़ना ही था। दूसरी चीज, इंडिया में सर ऐसी पॉलिसी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है 2 बच्चे का हम्म, नहीं कर, सिर्फ 2 ही बच्चे करने हैं। आपकी मर्जी, आप जितने करो, लेकिन प्रमोट 2 बच्चों को किया जाता है। सही। किया तो ये सर 80 से जा रहा है, पर इसकी असल जो लोगों ने जो इसकी मानना शुरू की या इस पे अमल शुरू किया, वो 97 या 98 के बाद, या 95 पकड़ लो, 95 से शुरू किया। उससे पहले इतना लोग इस पे अमल वगैरह नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। अच्छा, अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं। तीसरी चीज सर, पाकिस्तान में 2 3 चीजें हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को पहले सुधारो। मुझे सुनने में आया सिर्फ कराची शहर में 150 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो ऑन पेपर हैं, पर हकीकत में उनके एड्रेस पे जाओ तो उधर कुछ भी नहीं है। तो पहले तो ये उल्टे काम बंद करो। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं, पहले तो उनको सुधारो। जब उनको सुधार लो तो सेकंड नंबर पे तुम्हारा काम है अब नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ। क्योंकि जब पॉलिसी, पहले स्कूल सुधारने हैं ना, स्कूल सुधारोगे तो फिर पॉलिसी लाओगे, पॉलिसी लाओ, अब पॉलिसी फिर इम्प्लीमेंटेशन करो फटाफट। अच्छा, तीसरी अब इसके अंदर जो मैं बताऊं, पाकिस्तान में जो आपने कही 5 6 बच्चों की, ये सर आज इंडिया का, मैं कुछ यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू देख रहा था। वो कहते हैं पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स है बच्चे पैदा करना। आपको पता है पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट जनवरी में 3.4 था, और अब अभी अगस्त में 3.6 हो गया है। जिस आबादी से पाकिस्तान पैदा बच्चे पैदा कर रहा है ना, अगले 20 साल में पाकिस्तान आबादी से फटेगा। अरे भाई, जितने रिसोर्सेस हमारे पास है वो आज की आबादी को पूरे नहीं पड़ रहे, तुम बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे। दूसरी चीज, बच्चे पैदा करो, अच्छा, उनको एक एक 5 6 साल की। आपने आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने सुने हो? आपने एक ही 18। फैमिली के अंदर 18, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने सुने हो एक बीवी पाकिस्तान से में? 18, 4 बीवी वाला मुझे नहीं पता। मैंने भी 18 सुने। मैंने भी 18 भाई हैं। 18 भाई हैं। मैंने भी, रहीम यार खां में। तो सर अब इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। हिम्मत नहीं है वैसे। सर इसमें भी कॉन्सेप्ट है, हम्म, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 बच्चे हैं, हम्म, वैसे 5 एवरेज है पाकिस्तान में, 5 तो होते ही होते हैं, ये एवरेज है नेशनल जो मैं बता रहा हूँ आपको डेटा के हिसाब से, लेकिन 6 पकड़ते हैं। 6 बच्चे पैदा कर लिए, अब देखते हैं कि 6 में से सबसे अक्लमंद कौन सा है, उसको हम पढ़ाएंगे। फिर बाकी जो 5 है उनको डाल देंगे मदरसे में, और उनको मदरसे में 10 या 12 साल की उम्र तक वो होते हैं, वहां से वो निकलते हैं।
फिर उनको दिहाड़ियों पे कामों पे लगा दो, पर बंदा 1000 लाएगा दिहाड़ी, 5 बंदे 5000, फिर बाप अलग लाएगा दिहाड़ी, बाप की दिहाड़ी वैसे ही ऐसा ही ज्यादा है, होगी। बिल्कुल ये ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है जो चलता है। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल की फीसें नहीं है, ना होने के बराबर है, 150-200 रुपए ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से, ठीक है। जी। लेकिन बात ये ना, स्कूल में जब टीचर ही नहीं है, मैं टीचर ये बातें भी छोड़े, स्कूल भी छोड़े, एड्रेस पे जाओ स्कूल ही नहीं है भाई। हम्म। 150 स्कूल सिर्फ कराची शहर में ऐसे हैं जो ऑन पेपर हैं, लेकिन एड्रेस पे जाए तो है ही नहीं। जी। और कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग मौजूद है, अंदर स्टाफ कोई नहीं है, भैंसें बंधी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उस गांव के वडेरे की भैंस बंधी हुई है तो उस गांव के। जी। अरे सर, मैंने सेवन के पास कोई वो स्कूल है, पब्लिक स्कूल, मतलब सेवन में नहीं है, सेवन से पास में करीब में है, ठीक है। तो उस स्कूल में रात को वो स्कूल जो है उस गांव के वडेरे की औताक है। तो हम्म। उधर पार्टियां भी होंगी, उधर शराब भी चलेगी, और उधर मुजरे भी होंगे, सब होगा स्कूल वेरी की, गुड। जो स्कूल के कंपाउंड के अंदर रात के टाइम पे। तो अब ये तो मैं सर अभी काम से, है पाकिस्तान का। अगर अगर मैं सिंध आया तो मैं फिर आपको लाइव दिखाऊंगा स्कूल। कुछ स्कूल ऐसे हैं वहां पर कि जो जहाँ पर स्टाफ आता ही नहीं, बिल्कुल भी स्टाफ नहीं आता, हाँ हाँ जानवर हाँ, बंधे हुए हैं। हाँ जी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के बेशुमार स्कूल हैं सिंध के अंदर, खास तौर पर पंजाब में भी होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंध बिल्कुल। के बारे में तो कंफर्म है कि हाँ हाँ सिंध सर, के अंदर इस हाँ तरह के बिल्कुल। स्कूल। सर सिंध में तो इतने स्कूल है, मैं आपको उंगलियों पे बता दूं कि हर शहर में ऐसे बहुत से स्कूल है। लेकिन अब इसमें भी एक और वजह है, इसमें गवर्नमेंट की गलती कैसे है। पहली चीज तो आपने सख्ती नहीं की और कानून नहीं बनाया, वो तो ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के काम देखें आप। कराची का टीचर है, उसकी नौकरी लगा दी सखर में। यार अब तुम भी कोई तो अक्ल का काम करो, अगर कराची का रहने वाला तो उसको कराची के पब्लिक स्कूल में दो ना नौकरी। तो ये हमारी गवर्नमेंट के भी कुछ दिमाग से बिल्कुल। फारे की चीजें हैं जो इनको समझ में नहीं आती। अच्छा, इंडिया में भी कुछ ऐसे इलाके हैं सर जहां पर इतने दूर दराज इलाके हैं, वहां पर टीचर्स को पहुंचाना मुश्किल है। तो क्या किया, डिजिटाइज कर दिया, जो मैंने आपको बताया ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी दी है। टीचर मुंबई में बैठे हैं, वो पढ़ा इंडिया के कोई दूसरे कोने में, पहाड़ पे कोई स्कूल, उस पहाड़ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें भी इंडिया ने की है। हल देखें दुनिया में हर चीज का, अगर आप निकालना चाहे पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान का कोई भी ऐसा नायाब मसला नहीं है। पाकिस्तान के सारे मसले ऐसे हैं जिसका हल पहले से मौजूद है। ईमानदार नीयत, और नीयत कौन सी, जो चले, वो नीयत नहीं जो शुरू करे, चलने वाली नीयत, तो वो चाहिए हमें। तो भाई जो पाकिस्तान के मेन मसाइल हैं जो इस वक्त, जैसे हम महंगाई, बेरोजगारी, लीडरशिप का फुकदान और दीगर मसाइल, इसमें आप एजुकेशन सिस्टम को किस तरह देखते हैं कि इसमें हमारी एजुकेशन का भी फॉल्ट है कि हम सही तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनको ये सही तरीके से उनकी जो है परवरिश, उनकी उनको समझा, इखलाकी तौर पर जो गिरावट का शिकार है पाकिस्तानी। जैसे पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई गलत काम होता है उसके पीछे पाकिस्तानी निकलता है, तो इसमें कुछ एजुकेशन सिस्टम का भी मसला है हमारा। जो पाकिस्तानी लोग जो निकलते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन उन्होंने गलत काम किए होते हैं पूरी दुनिया, आप देख लें वो कोई भी एक भी स्कूल नहीं गया हुआ होता, सारे मदरसे के होते हैं। इसके ऊपर भी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी उनका बकवास चलती है, उसकी एक रिपोर्ट बनी हुई है इसके ऊपर। देखा सर, अब इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि हमें एक चीज समझनी, हमें लोगों से है ना ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं। क्यों? बच्चा क्या बनेगा आगे जाके वो उसके बचपन में तय होता है। चाहे कितने भी इलीट के बच्चे हों, वो 12वीं तक तो पाकिस्तान में पढ़ते हैं ना, वो पले पले तो पाकिस्तान की सोसाइटी में होते हैं। अब इस एंटी साइंस सोसाइटी में आप पढ़ते हो, बड़े होते हो, इसी एजुकेशन सिस्टम से बेसिक एजुकेशन लेते हो, उसके बाद आप दुनिया में कहीं पे भी पढ़ के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच वैसी की वैसी रहेगी। जो इस सोसाइटी के एक आम आदमी की है वो आपकी रहेगी। आपकी ये कि थोड़ी सी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको फिर वो बलूचिस्तान वाला मैंने किस्सा आपको भेजा,
जो टीचर था स्कूल का, उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वही बात है ना, एंटी साइंस सोसाइटी हो गई है। हमें कोई एक अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है, तो क्या पूरा का पूरा हम बाहर से पढ़ा लिखा लेके आए, अंग्रेज लेके आए? अब वो भी गलत है, क्योंकि अंग्रेज को पाकिस्तान का क्या पता। वो आके, अंग्रेज हमेशा नीचे होना चाहिए, वो आके यहाँ हमें ये बताए कि हमारा जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी एक नीयत है कि हमें अच्छा करना है, पर उसकी इतनी अकल नहीं है, तो वो किसी दुनिया के टॉप अंग्रेज एजुकेशन के एक्सपर्ट और कंसल्टेंट्स को बुलाए और वो अपने पास बैठ के उनको पैसे दे, उनको बोले बताओ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, बताओ स्कूल में कैसे बेहतरी हो सकती है, बताओ इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। काम पाकिस्तानी करे, दिमाग अंग्रेज का इस्तेमाल करो, जैसे अरबी करते हैं। मिडिल ईस्ट में शेडो गवर्नमेंट है, शेडो गवर्नमेंट है, शेखों में इतना दिमाग नहीं है। दुनिया को लगता है यार ये शेख यहाँ ये मिनिस्टर है, पर असल मिनिस्टर वो नहीं होता। असल मिनिस्टर उसके पीछे कोई काम, दूसरा काम करने वाला कोई दूसरा होता है, जो तनख्वाह पे काम कर रहा होता है। ठीक है, दुनिया के सामने वो शेख मिनिस्टर होता है। तो पाकिस्तान वही कर ले, शेडो गवर्नमेंट बना ले, वो ज्यादा बेहतर है। दुनिया भर के स्पेशलिस्ट हायर करे अलग अलग जगहों के, और हायर करके पाकिस्तान में लगाए। नहीं, मेरा सर सवाल फिर वही वहीं पे मुझे सही तरीके से इसकी ना नहीं समझ आई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो एक बच्चा जिसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, जो बड़ा होके एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसकी जिम्मेदारी हमारे वालिदैन के ऊपर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, हमारे माशरे के ऊपर है? इस पे जरा सिंपल सा बताएं। आज की तारीख पे तीनों पे है, क्योंकि अब आपके माँ बाप माशरा सब भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आया है ना। शुरू शुरू में गवर्नमेंट की गलती थी कि वो ऐसा वाहियात एजुकेशन सिस्टम लेके आया, और उस वक्त अवाम की भी गलती थी कि यार इस अवाम ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो अवाम जो थी उस वक्त उन्होंने तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा था, तो उनको तो पता था कि हम जहाँ से पढ़ के आए हैं और ये जो गवर्नमेंट नया एजुकेशन सिस्टम लाई है ये तो बेकार है, घटिया है। उन्होंने क्यों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आज की तारीख में चाहे गवर्नमेंट है, आपका माशरा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब उसी से तो पढ़ के निकले हैं, तो क्या फर्क है उनमें? तो एक तरीके से गलती अभी भी एलीट की थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो एक बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो बड़ी कुर्सी पे क्या है कि पूरी दुनिया आप देख सकते हो ऊंचाई से। तो उनको फिर भी हकीकत का पता है, लेकिन वो हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। अवाम को तो हकीकत का ही नहीं पता ना, तस्लीम करना तो दूर की बात है। एटलीस्ट हमारी इलीट को आज की तारीख में पता तो है, वो क्योंकि इलीट पे बैठी है ऊंचाई पे, तो उसे दुनिया दिख रही है कि यार उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो अपने एजुकेशन की जैसे आगे है, वो ये है तो वो है, तो वो उनको पता है। तो आज की तारीख में बोले तो गवर्नमेंट की ज्यादा गलती मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को हकीकत पता है, जिनको हकीकत पता है वही तब्दीली ला सकता है। आवाम को तो पता ही नहीं है ना। आवाम की गलती तब थी जब वो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा था और इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जबकि ये उठा सकते थे। इनको तो पता था ना कि नए में और पुराने में क्या फर्क है, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया देवक भाई, आपने बड़ी डिटेल के साथ इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमें बताया कि किस तरीके से काम करता है, कि प्राइमरी लेवल से एक बच्चे की किस तरीके से वो तरबियत करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए एक बहुत ही एक यूजफुल जो है वो सिटीजन बनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी आपने मसाइल बताए कि पाकिस्तान में भी कुछ इदारे हैं अच्छे कि जहाँ पर एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन जो मोस्टली जो हमारे स्कूल है या हमारे कॉलेजेस है या हमारी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर मसाइल ही ज़्यादा है। मैं आपको पता है कि रेगुलरली मिलता रहता हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, जी। तो वो अपने मसाइल बताते हैं कि यहाँ पर हमारे लेबॉर्ट्रीज नहीं है। हमें पता, थ्योरी तो पढ़ाई जाती है लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये थ्योरी का रिजल्ट क्या निकलेगा। अब जब दो गैसें मिलती हैं, जब तक वो लेबॉर्ट्री के सामने उनके एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या बिल्कुल। निकलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है, जैसे आपने बोला कि मेडिकल कॉलेज मौजूद है, तो भाई मेडिकल कॉलेज को आपने क्या करना कि उसके साथ में आपने टीचिंग हॉस्पिटल साथ में अटैच नहीं किया हुआ, कि वहां पर जाकर वो देखेंगे नहीं कि पेशेंट जो है उसका इलाज कैसे किया जाता है और उसको जो मेडिसिन दी जाती है उससे क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें उसको डॉक्टर बना देते हैं, उसको बगैर ये समझे कि टीचिंग हॉस्पिटल के वो डॉक्टर बन के निकल आता है और वो फिर हम पर बाद में तजर्बा करता है। तो हम जैसे लोग हैं ऐसा ही जब है, जाते हैं ऐसा ही सरकारी है। अस्पतालों में, तो
हम पे तजर्बे होते हैं। तो ये सारा हमारा माशरा है। और अभी भी दिलीप भाई मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारा जो एक नौजवान है पाकिस्तान का, जब वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाता है या पाकिस्तान के अंदर भी, कि वो क्यों गलत काम करता है, वो क्यों गलत काम करता है, आया कि उसे घर से इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है, उसे हमारे माशरे ने खराब कर दिया है, उससे हमारे एजुकेशन सिस्टम देखे, ये इखलाकी इदारे हैं कि देखें, मैं अब आज भी बाहर जब निकला हूँ, देखा हमने ये जो वेस्ट के ऊपर प्रोग्राम किया था, घर के बाहर ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, सड़कों के ऊपर ढेर लगे हुए हैं, लोगों को परवाह ही कोई नहीं, नौजवान पढ़ा लिखे नौजवान जो है वो जा रहे हैं और ऐसे जूस पीते हैं और गिलास बड़े फखर के साथ रोड के ऊपर फेंक देते हैं, पान खा रहे हैं, पान थूक रहे हैं। तो ये सारा, ये कौन बताएगा इनको, ये नौजवानों को कौन बताएगा? हम घर वालों को भी ज़ाहिर है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको चाहिए कि उसको ट्रेनिंग करें, शुरू से ही ट्रेनिंग करें कि भाई आपने बिल्कुल ऐसे गंद नहीं डालना, आपने जो भी चीज़ है वो बास्केट में डालनी है। और उसके साथ स्कूल में भी नहीं बताया जाता, माशरे में जब वो बच्चा बाहर निकलता वो देखता सारे ऐसे करे, वो भी ऐसे करता। तो बहुत ही यहाँ पर एक मैं समझता हूँ मेहनत की जरूरत है, सबकी मेहनत की जरूरत है, वालिदैन को भी अपने बच्चों को ट्रेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं हमारे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी इखलाकी तरबियत की जरूरत है, बच्चों की इखलाकी तरबियत की मैं समझता हूँ सख्त जरूरत है। अगर हमने एक अच्छी नस्ल तैयार करनी है तो आज से ही हमें उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। तो आपका बहुत शुक्रिया दिवेक भाई, आपसे हम बहुत कुछ जानते हैं, आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले टॉपिक में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।